Assalamu alaikum students. Welcome back to the YouTube channel Dream Academy. Hope so you all are good. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेंसेस। टेंसेस स्टार्ट करने का बेसिक पर्पस यही है कि हमारे पास जो टेंसेस होते हैं, टेंसेस आर द बेसिक फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। विदाउट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज। देयरफॉर मैंने ये सीरीज स्टार्ट की कि हम लोग टेंसेस को समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टेंसेस इटसेल्फ ये होता क्या है। टेंसेस के थ्रू हम लोग जिस बंदे से बात कर रहे होते हैं उसको अच्छे से समझा सकते हैं कि हम किस इवेंट के किस टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं किसी इवेंट के बारे में बात कर रही हूँ, सो वेदर वो इवेंट मेरे पास्ट में हुआ है, वेदर वो इवेंट मेरे फ्यूचर में हुआ है, वेदर वो इवेंट मेरे प्रेजेंट में हुआ है। सो टेंसेस के थ्रू हम अगले बंदे को ये चीज़ समझा सकते हैं। सो आपस में बात करने का तो हमारा बेसिक मकसद यही होता है कि हम एक दूसरे को समझा सके अपनी बात को। तो इंग्लिश में अगर आप एक दूसरे को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी टेंसेस पे ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि आप अगले बंदे को बता सको कि जो बात मैं बता रहा हूँ वो अभी हो रही है, पास्ट में हो रही है या फ्यूचर में होगी। सो ये चीज़ें समझाने के लिए हमें टेंसेस समझने पड़ते हैं और टेंसेस का ख्याल रखना पड़ता है अपने कन्वर्सेशन में। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टेंसेस आर द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स दैट इंडिकेट द टाइमिंग ऑफ एक्शंस और इवेंट्स इन अ सेंटेंस। ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि हमें बताता है कि हमारे एक्शंस और इवेंट्स एक सेंटेंस के अंदर, जो एक्शंस और इवेंट्स, हम जिन एक्शंस और इवेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक्शंस और इवेंट्स का टाइम क्या है। वो पास्ट में हो रहे हैं, वो प्रेजेंट में हो रहे हैं या वो फ्यूचर में होंगे। सो उस टाइम पीरियड को बताता है ये। नीचे भी वही बात लिखी हुई है। द टेंस ऑफ द वर्ब टेल्स अस व्हेन एन इवेंट और समथिंग एग्जिस्टेड और व्हेन अ पर्सन डिड समथिंग। अब टेंसेस हमारे पास तीन किस्म के होते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द टेंसेस। आपको ये समझ आ गया होगा कि टेंसेस क्या होते हैं। अब सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई थी कि हमारे टेंसेस तीन किस्म के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस को। अब प्रेजेंट टेंस जो है वो फर्दर आगे फोर टाइप्स में डिवाइड हुआ हुआ है। प्रेजेंट टेंस आर ऑफ फोर टाइप्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम बारी बारी इन एक एक सेंटेंस, एक एक टेंस को पकड़ेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसकी एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करेंगे, उसकी पहचान को देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि वेदर दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम इसकी पहचान को उर्दू में भी देखेंगे और इंग्लिश में भी देखेंगे। सो आप अगर टेंसेस पे अपनी ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से देखें और सिर्फ मेरे लेक्चर्स को साथ साथ जो जो मैं बोल रही हूँ उसको अपने कॉपीज, रजिस्टर्स, अपने नोट्स बनाएं, उसको नोट्स में लिखें। एक टेंस समझने के बाद उसको रिवाइज करें और उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस एग्जांपल्स भी दूंगी जो कि आप खुद से प्रैक्टिस करके चेक कर सकते हैं कि वेदर आपको समझ आया है या नहीं आया। सो प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया कि ये फोर टाइप्स के हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। तो इससे पहले तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट टेंस हमें क्या चीज एक्सप्लेन कर रहा है, फिर हम इसकी टाइप्स की तरफ आएंगे। सो प्रेजेंट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस हमें ऐसे एक्शंस, ऐसे इवेंट्स के बारे में बताता है जो कि मौजूदा ज़माने में हो रहे होते हैं। मौजूदा ज़माने में हो रहे होंगे या वही काम बार बार हो रहे होंगे। मतलब हम ऐसे काम के बारे में बात करेंगे जो अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, अभी पास, अभी हमारे मौजूदा ज़माने में हो रहे हैं। ठीक हो गया। इस एग्जाम्पल डेफिनेशन देखते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग नाउ और रेगुलरली। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंटेंस का वो क्या है? हैपनिंग नाउ और रेगुलरली। सो प्रेजेंट टेंस हमें बताता है हम ऐसे इवेंट्स और एक्शंस के बारे में अगर बात करना चाह रहे हैं, मैं अगर अपनी फ्रेंड के साथ बात करना चाह रही हूँ किसी ऐसी बात बारे में जो कि अभी होगी या अभी प्रेजेंट मौजूदा ज़माने में हो रही है, तो मैं क्या कहूँगी? मैं वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करूँगी। मैं आगे जब आपको बताऊँगी कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम इसमें सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सो आपको पता चलेगा कि मैंने अगर अपनी फ्रेंड के साथ, अपनी मदर के साथ, अपनी सिस्टर के साथ या किसी के भी साथ ये बात करनी है, ऐसी चीज़ के बारे में बात करनी है जो कि प्रेजेंटली या अभी हो रही है, सो उसके लिए मैं प्रेजेंट टेंस यूज़ करूँगी। फिर आपको पता होगा प्रेजेंट टेंस यूज़ करूँगी। फिर इसको समझने के बाद आपको पता होगा कि प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ करते हैं। फिर आप उसी स्ट्रक्चर को यूज़ करके आपस में बात कर सकते हैं और इंग्लिश को समझ सकते हैं अगर वो रिटन फॉर्म में भी है। सो अब
जो आपको मैंने अभी डेफिनेशन बताई है यही सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस हैपनिंग नाउ और रेगुलरली, जो कि अभी हो रहे हैं या फिर वो बार बार होते हैं। ये होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले इन दो लाइंस को भी हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। होप सो कि आपको इसकी डेफिनेशन समझ आ गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। फिर हम इसके जरा स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अगर तो ये मेरे पास एक इंग्लिश सेंटेंस लिखा हुआ है मेरी बुक के अंदर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये टेंस जो है, ये सेंटेंस जो है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वो इस तरह से पता चलेगा कि आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि सबसे पहले आपके पास आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी एक वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। अभी मैं इसको हल्का फुल्का आइडिया देती हूँ। सब्जेक्ट हम ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही होगी, जो कि कोई काम कर रहा होगा या जिसकी तरफ रेफर किया जा रहा होगा। सो दैट इज सब्जेक्ट। काम करने वाला, ही, शी, इट, सारा, अली, जो भी पर्सन है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। फिर आगे आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब, वर्ब क्या होता है, किसी भी काम को हम क्या कहते हैं, वर्ब। सो हम वर्ब की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में याद रखना आपने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर ये एस और ई एस ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है, ये इसलिए लिखा हुआ है कि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस और ई एस लगाएंगे, लेकिन कब लगाएंगे, हम एस और ई एस उस वक्त लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा। सिंगुलर मीन्स कोई एक बंदा होगा, जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, वो कोई एक होगा। सारा, अली, ही, शी, तो ये एक एक बंदे की बात हो रही है। सो हम उनके, जब ऐसे सब्जेक्ट्स हमारे पास आएंगे तो हम उनके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगा देंगे। फिर लास्ट पे क्या आ जाता है हमारा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस चीज पर काम किया जा रहा हो। अब इसके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आपको सही से समझ आएगी। नीचे एग्जाम्पल लिखी हुई है, सारा ईट्स एप्पल। इसमें सारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों सारा सब्जेक्ट है, बिकॉज इस लाइन का मतलब क्या है, सारा ईट्स एप्पल, सारा एप्पल खाती है। तो जो सारा है, एप्पल कौन खा रहा है, सारा। तो सारा की तरफ रेफर हो रहा है, सारा की को बताया जा रहा है कि सारा काम कर रही है कोई। सो सारा इज अ सब्जेक्ट। ईट्स, ईट्स जो है ये है वर्ब। ये वर्ब क्यों है, क्योंकि कोई काम हो रहा है, सारा कोई काम कर रही है, सारा खा रही है। सो दैट इज वर्ब। अब देखें, सारा इज अ सिंगुलर नाउन। सारा सिंगुलर होने की वजह से हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, इसके साथ लगा देंगे एस। सारा ईट्स। फिर एप्पल जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। क्या चीज खाई जा रही है, एप्पल खाया जा रहा है। सो एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट। अगेन रिपीट करती हूँ, सारा इज अ सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन होने की वजह से वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है, ऐड किया जाता है। देयरफॉर सारा ईट्स, सारा इज अ सिंगुलर नाउन, हम उसके वर्ब के साथ एस लगा देते हैं और उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। सेम केस अब नीचे वाली एग्जाम्पल देखते हैं। उसमें लिखा हुआ है दे प्ले क्रिकेट। इसका क्या मतलब है, वो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले देखें, दे इज अ सब्जेक्ट, क्योंकि खेलने वाले कौन है, दे। प्ले इज अ वर्ब, क्योंकि खेल रहे हैं, कोई काम है। क्रिकेट इज एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो मेरा वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में तो है, लेकिन इसके साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ। ये क्यों नहीं लगा हुआ, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। दे जो हैं वो ज्यादा बंदे हैं, ज्यादा बंदों की तरफ रेफर कर रहे हैं। जब प्लूरल होगा तो हम लोग अपने वर्ब के साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, दे प्ले क्रिकेट, बस। सो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। होप सो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा टेंस, टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसे टेंस को कहते हैं जो कि ऐसे एक्शंस के बारे में डिस्क्राइब करे, ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करे जो कि भी मौजूदा जमाने में हो रहे हों। इसमें हमने स्ट्रक्चर पढ़ा कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, और वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगा देंगे, और साथ लास्ट पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। होप सो कितना आपको समझ आया, आगे चलते हैं। ओके, अब हमें रिकग्निशन, हमें पहचान कैसे होगी कि ये टेंस जो है ये प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट, या कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेम होता है। सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
इंग्लिश में अगर हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है तो हमें वो कैसे पता चलेगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इन इंग्लिश सेंटेंस, सेंटेंस हैज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर आपके सेंटेंस में जो वर्ब है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, दैट्स मीन दैट इट इज एन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो अगर आपकी बुक में कहीं पे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उधर जो वर्ब है वो अपनी फर्स्ट फॉर्म में है, सो हमें समझ आना है वहां पे कि ये जो टेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, उर्दू में क्या पहचान है कि एक टेंस आया, आपको पेपर में एक टेंस आता है और आपसे कहा जाता है कि इस टेंस को अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इसमें रूल्स किस टेंस के लगाने हैं? सो उसके लिए आप चेक करेंगे कि जो उर्दू में सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वो लास्ट, उसके लास्ट पे ता है, ती है, ते हैं आता है या नहीं आता। अगर ता है, ती है, ते हैं आता है, तो इसका मतलब है ये सेंटेंस, ये जो टेंस है आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि वो जो टेंस है उसकी सेंस क्या मौजूदा ज़माने के बारे में बात कर रही है, क्या वो ऐसी इवेंट की तरफ इशारा कर रही है जो कि प्रेजेंटली हो रहा है। अगर आपको उस सेंस से समझ आ गई है, दैट्स मीन आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लगा देंगे। और ये ता है, ती है, ते हैं एक पहचान के लिए होता है कि इसके सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं आता है। सो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अगर इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है तो आपको कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर उर्दू में लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ओके, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि हमारे पास टेंस का स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाना है और हमें पता कैसे चलेगा कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जो जो हमने सीखा है अब हम उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे अपने एक्सरसाइजेस पे। ठीक हो गया। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उर्दू टू इंग्लिश के। उर्दू में सेंटेंस गिवन हो तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पे स्टेटमेंट है हमारे पास, लड़कियां गीत गाती हैं। इस सेंटेंस को रीड करने से पता चल रहा है कि ये जो सेंटेंस है, ये इवेंट जो है ये प्रेजेंटली हो रहा है, अभी हो रहा है कि वो गीत गाती हैं। फिर एक और पहचान मैंने बताई थी, लास्ट पे क्या आ रहा है, ती है। हमने यही पढ़ा था कि इसके सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है और ते हैं। तो यहाँ पे ती है आ गया, इसका मतलब मुझे इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है उसके रूल्स में हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ईएस और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब मुझे रूल तो याद है लेकिन मैं इसको ट्रांसलेट कैसे करूं, उसके लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन काम कर रहे हैं, लड़कियां काम कर रही। सो लड़कियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गर्ल्स। तो वहां पे क्या लिख देंगे, गर्ल्स। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब। उर्दू में देखें वर्ब, कोई काम क्या हो रहा है, क्या वो काम कर रही है, गा रही हैं। सो गाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंग। ठीक हो गया। अब वो क्या गा रही हैं, गाना। लड़कियां गीत या गाना गाती हैं, सो गीत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉन्ग्स। ठीक हो गया। हमने सब्जेक्ट की भी ट्रांसलेशन कर ली, वर्ब की भी ट्रांसलेशन कर ली, ऑब्जेक्ट की भी ट्रांसलेशन कर ली, लिख लिया। अब देखें लड़कियां प्लूरल हैं, ज्यादा है, इसलिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाएंगे। सिंग्स है, सिंग है, गाना है, सिंग की फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, इसके साथ हम ऐसे ईएस नहीं लगाएंगे बिकॉज गर्ल्स, गर्ल्स का वर्ड यूज हो रहा है, गर्ल्स आर प्लूरल, लड़कियां ज्यादा लड़कियां हैं, इसे हमने गर्ल्स लगाया, गर्ल्स आर द प्लूरल। गर्ल्स एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस नहीं लगाते। इसी तरह हम लोग अपनी नेक्स्ट, इसी तरह हम अपने सेकंड सेंटेंस पे जाते हैं। वहां पे क्या लिखा है, अहमद खत लिखता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, अहमद। काम करने वाला कौन है, अहमद। ओके, हमने उसको ट्रांसलेट कर लिया अहमद में। अब अहमद क्या काम कर रहा है, वर्ब क्या है इसमें, लिखता। तो लिखता की इंग्लिश क्या होती है, राइट। हमने राइट भी लिख लिया। अब वो क्या लिख रहा है, खत। खत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेटर। सो अहमद खत लिखता है, अहमद राइट लेटर। अब हमने देखा अहमद इज सिंगुलर नाउन, अहमद एक लड़का है। सो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, एस। तो क्या बन गया, राइट्स। अहमद राइट्स अ लेटर। अहमद इज अ सब्जेक्ट, राइट इज अ वर्ब, और अहमद एक सिंगुलर नाउन था तो हमने वर्ब के साथ एस लगा दिया और लास्ट पे आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। थर्ड है, अली अपना सबक याद करता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, कौन सबक याद कर रहा है, अली। अली अपना सबक याद कर रहा है, सो अली इज अ सब्जेक्ट, अली लिख लिया हमने। अब इसमें वर्ब क्या है, याद। याद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्न।
लर्न लिख लिया हमने। अब वो क्या याद कर रहा है? सबक। सबक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेसन। सो हमने लिख लिया। अब अपना भी था तो हमने लेसन के साथ हिज लगा दिया, एक प्रोनाउन यूज किया। सो अली लर्न्स हिज लेसन। अब यहाँ वर्ब के साथ एस क्यों लगा है? बिकॉज अली एक सिंगुलर नाउन है, तो हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया है। वी एड एस एंड ई एस विद द वर्ब। सो ये 3 एक्सरसाइजेस, 3 एग्जाम्पल्स हमने की। इसके बाद मैं 2 एग्जाम्पल्स दूंगी जो कि आप लोग खुद से एक्सरसाइज करेंगे उसकी। सो आपके पास है, मैं अपने दोस्त को खत लिखता हूँ। राइट इट इन रजिस्टर्स और नोटबुक्स, और इसको आपने अब ट्रांसलेट करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो कि मैंने आपको बताए हैं। और आप देख सकते हैं कि इन तमाम सेंटेंसेस के एंड पे जो मैंने आपको पहचान बताई थी, ता है, ती है, ते हैं, आता है, इसी तरह मैं अपने दोस्त को खत लिखता हूँ, इसके भी एंड पे ता है आ रहा है। इसको आप अपने जो मैंने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है, तुम गेंद के पीछे दौड़ते हो। इसको अपने नोटबुक्स में लिखें और इसको बनाएं। इसके बाद मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखाती हूँ। सो ये है इसका सोल्यूशन। आई राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड एंड यू रन आफ्टर द बॉल। होप सो कि जो आपने ट्रांसलेशन किया है वो सेम है। अगर नहीं है तो दोबारा से वीडियो को देखें और चेक करें आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं। ओके अभी जो हमने सेंटेंसेस किए थे वो थे पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंसेस, मतलब एक सिंपल सेंटेंसेस है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। लाजमी तो नहीं कि मैं अपनी दोस्त के साथ बात कर रही हूँ तो वो एक सिंपल टेंस हो, क्या पता उसमें मैं किसी चीज़ से इनकार कर रही हूँ, नॉट लगा रही हूँ। सो उस वक्त मुझे क्या रूल्स अप्लाई करने हैं, उसके लिए हम लोग देखने जा रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने क्या रूल्स अप्लाई करने हैं। इन नेगेटिव सेंटेंसेस यूज डू नॉट एंड डज नॉट। अब नेगेटिव सेंटेंसेस में इतना आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट है, प्रेजेंट इनडेफिनिट है, तो उसमें मुझे डू और डज यूज करना है और डू नॉट और डज नॉट यूज करना है। अब डू नॉट किसके साथ यूज करेंगे, डज नॉट किसके साथ यूज करेंगे? हमेशा डू नॉट जो है वो हम प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, और डज नॉट जो है वो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करते हैं। यूज डू नॉट विद प्लूरल नाउन्स एंड यूज डज नॉट विद द सिंगुलर नाउन्स। लेकिन एक चीज है, जब हम डज नॉट को सिंगुलर नाउन के साथ यूज कर रहे होंगे तो वहां जो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगाते थे वो हम एस और ई एस नहीं लगाएंगे। वो हम ऐसे कंसिडर करेंगे कि हमने वो एस और ई एस जो है वो डू के साथ शिफ्ट कर दिया तो वो डज बन गया। सो हम जब भी डज यूज करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। होप सो कि नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स आपको समझ आ गए हैं कि हम डू नॉट प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करेंगे और डज नॉट जो है वो हम सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस को नहीं लगाएंगे। ओके अब हम इसके एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। वो ज्यादा बातें नहीं करता है। सबसे पहले तो सेंटेंस के एंड पे आ रहा है ता है, देयरफॉर हमें पता चल गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दरम्यान में नहीं लग रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वो करता है, सो इसका मतलब कोई लड़का है, सो हम ही लगा देंगे। ही, अब ही इज अ सिंगुलर, एक लड़का है, सो हम वहां पे क्या लगाएंगे, डज नॉट। तो हमने क्या लगा दिया, ही डज नॉट, और डज नॉट हमेशा वर्ब से पहले, डू और डज हमेशा वर्ब से पहले आएंगे। ही डज नॉट, अब वर्ब क्या है, बातें करना, टॉक, टॉक अ लॉट। सो हमने यहाँ पे वर्ब टॉक के साथ एस और ई एस नहीं लगाया, क्योंकि वो एस और ई एस नहीं लगाने की वजह ये थी कि हमने डज यूज किया। सो हमेशा डज के साथ आपका जो वर्ब है उसके साथ एस और ई एस नहीं लगेगा। सेकेंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। लड़के मैदान में हॉकी नहीं खेलते हैं। अब लड़के सब्जेक्ट है, बॉयज, बॉयज प्लूरल है, सो हम यहाँ पे यूज करेंगे डू नॉट। बॉयज के साथ हमने क्या यूज कर लिया, डू नॉट। इसके बाद आता है वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना, सो खेलने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हॉकी, सो हम लिखेंगे बॉयज डू नॉट प्ले हॉकी। उन्होंने कहा था मैदान में, सो लास्ट में हम लोग लिख देंगे इन द ग्राउंड। सो बॉयज डू नॉट प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। अब यहाँ पे देखिए हम वैसे भी प्लूरल के साथ, प्लूरल का जब नाउन होता है तो हम उसके वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाते, तो यहाँ पे वो केस है ही नहीं कि हमने एस और एस रिमूव करना है, वो तो हम वैसे ही नहीं लगाते। सो बॉयज प्लूरल है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डू नॉट। वो अपने साथ का अदब नहीं करता है। लड़का है, सो सब्जेक्ट क्या हो गया, ही। सिंगुलर है तो हम इसके साथ क्या लगा देंगे, डज नॉट। इसमें वर्ब क्या है, अदब करना, सो रिस्पेक्ट। हमने यहाँ पे रिस्पेक्ट्स
नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हमने ही के साथ डज नॉट यूज किया है। सो ये आ जाएगा ही डज नॉट रिस्पेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? टीचर। ही डज नॉट रिस्पेक्ट हिज टीचर। सबसे पहले आया सब्जेक्ट ही, उसके बाद हमने लगाया डज नॉट, फिर उसके बाद हमने लगाया रिस्पेक्ट वर्ब। वर्ब के साथ हमने एस और एस नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हम ही के साथ डज नॉट यूज कर रहे हैं। और लास्ट पे आ गया ऑब्जेक्ट। ओके अब जो एग्जाम्पल्स या जो आप सेंटेंसेस आपने प्रैक्टिस करनी है वो है, लिखिए, ये सड़क चिड़ियाघर को नहीं जाती है। इसको आपने ट्रांसलेट करना है। सेकंड सेंटेंस है, वो खत नहीं लिखता है। ठीक है, अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन दिखाती हूँ। आपने इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, इसको ट्रांसलेट करना है, उसके बाद देखना है कि जो आपने खुद ट्रांसलेट किया है क्या उसकी ट्रांसलेशन सेम है जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ये है इन दोनों की ट्रांसलेशन। दिस रोड डज नॉट लेड टू द जू। ये सड़क चिड़ियाघर को नहीं जाती। इसमें सब्जेक्ट था रोड, रोड इज सिंगुलर, इसे हमने इसके साथ यूज किया डज नॉट। और लेड वर्ब, इसके साथ हमने एस और एस नहीं लगाया। और लास्ट पे आ गया ऑब्जेक्ट टू द जू। फिफ्थ है, वो खत नहीं लिखती है, लिखती है लड़की है। सो शी इज अ सिंगुलर, इसके साथ हमने क्या लगा दिया? डज नॉट। और जो वर्ब है राइट, इसके साथ हमने एस और एस नहीं लगाया। और लास्ट पे आ गया ऑब्जेक्ट अ लेटर। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंटेरोगेटिव, किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए जब मैंने बात करनी है उस वक्त मेरे पास इंटेरोगेटिव आएगा। वहां पे मैंने कौन से रूल्स अप्लाई करने हैं? तो वहां जो रूल्स अप्लाई करने हैं वो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। इंटरोगेटिव में फर्स्ट होता है कि हम लोग डू और डज यूज करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमने नेगेटिव में देखा डू और डज हम हमेशा सब्जेक्ट्स के बाद और वर्ब से पहले लगाते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव में हम हमेशा डू और डज जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में। सो यूज डू एंड डज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड पॉइंट है मार्क, क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर आप किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, या एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, तो लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, सो थर्ड पॉइंट है यूज डू विद प्लूरल नाउन्स। फोर्थ पॉइंट है यूज डज विद द सिंगुलर नाउन एंड रिमूव एस एंड ईएस फ्रॉम द वर्ब। ये दोनों पॉइंट सेम है जैसे हमने नेगेटिव में पढ़ा। नेगेटिव में हम प्लूरल नाउन्स के साथ डू यूज करते थे, सिंगुलर नाउन्स के साथ हम लोग डज यूज करते थे, और वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगाते थे। सो दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब वी आर मूविंग टूवर्ड्स एक्सरसाइज। हम अब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कि इसकी एक्सरसाइजेस और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करने। फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वो अच्छा गाना गाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या थी? ता है, ती है और ते हैं। फिर लास्ट शुरू में आ गया क्या, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब हम किसी से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि हम लोग अपना डू और डज लेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। क्योंकि वो गाता है, एक लड़का है, सो हम वी आर यूजिंग ही के लिए क्या लगता है? डू या डज? डज। तो हम लोग स्टार्टिंग में लगा देंगे डज। डज के बाद आएगा सब्जेक्ट, लड़का है सो हम ही यूज करेंगे, डज ही। सब्जेक्ट के बाद वर्ब सिंग। क्योंकि डज यूज कर रहे हैं तो हम अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे। और लास्ट में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट वेल। सो डज ही सिंग वेल। लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। शुरू में आ गया हमारा हेल्पिंग वर्ब डज, फिर आ गया हमारा सब्जेक्ट ही, उसके बाद आ गया हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग। क्योंकि हमने डज यूज किया तो हम सिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस नहीं लगाएंगे। और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट वेल, और लास्ट में आ गया क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस है, क्या तुम उसका मजाक उड़ाते हो। सेंटेंस के लास्ट में है ते हो, विच इज showing that this sentence is present indefinite tense. So शुरू में आ गया क्या, हम लोग को पता चल गया कि इंटेरोगेटिव है। अब हम इसको कैसे करेंगे? क्या तुम उसका मजाक उड़ाते हो। दैट्स मीन तुम, यू। हम हमेशा यू को प्लूरल में लेते हैं, हमेशा। यू एंड आई को हम प्लूरल के सेंस में लेते हैं। प्लूरल के साथ आता है डू। डू यू मेक फन ऑफ हिम। डू इज अ हेल्पिंग वर्ब, यू इज अ सब्जेक्ट, मेक इज अ वर्ब, फन इज एन ऑब्जेक्ट, ऑफ हिम हमारे पास प्रोनाउन आ जाता है। थर्ड सेंटेंस है, क्या हम रोजाना वर्जिश करते हैं। ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान, क्या इंटेरोगेटिव की पहचान, मतलब वी हैव टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड एन इंटेरोगेटिव। आ जाएगा क्या हम क्या है? वी आर प्लूरल, हम ज्यादा है, हम इसके साथ क्या लगा देंगे? टू। डू वी एक्सरसाइज रेगुलरली।
यहाँ पे लास्ट में जो डू लिखा हुआ है ये मिस्टेक है, इसमें आ जाएगा डू एक्सरसाइज रेगुलरली एंड क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पे डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब, वी आर प्लूरल, इसे हम लोगों ने डू यूज किया। एक्सरसाइज इज अ वर्ब, इसके साथ एस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वी प्लूरल है। रेगुलरली रोजाना। सो ये थी हमारी इंटेरोगेटिव की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम स्टेटमेंट्स, सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। सो नोट डाउन। क्या वो खाना बनाती है? सेकेंड वन इज क्या हम स्कूल जाते हैं? अब इन दोनों को आप लोगों ने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, उसके बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि आप इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो क्या वो खाना बनाती है? डज शी कुक मील? क्योंकि शी है, सिंगुलर है, तो हम उसके साथ लगा देंगे डज। उसके बाद वर्ब जो है वो उसके साथ हम एस और एस नहीं लगाएंगे। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। डज शी कुक मील? डज इज अ हेल्पिंग वर्ब, शी इज अ सब्जेक्ट, कुक इज अ वर्ब। क्योंकि हम लोग डज यूज करें तो हम लोग वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगाएंगे। और लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट। फिफ्थ पॉइंट है क्या हम दूसरों की मदद करते हैं? ये शायद मैंने आपको डिफरेंट दिया था, लेकिन आप इसको भी देख सकते हैं। क्या हम दूसरों की मदद करते हैं? हम आर प्लूरल, सो वी के साथ हम लोग लगाएंगे डू वी हेल्प अदर्स। होप सो कि आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ आ गया होगा। मैं जितना को आसानी से आपको इसको समझा सकती थी, मैंने उतनी आसानी के साथ इसको समझाया है, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि कोई भी क्यूरी ना रहे। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी कन्फ्यूजन आपके सामने आ जाती है जिसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, सो राइट इट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों के लिए खैर का बायस बने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।